Hi everyone, Namaskar. Today itself on 1st May, that is Monday, a five-bench of Supreme Court stated that Supreme Court using its power under Article 142 can grant direct divorce to the petitioners. ठीक है, तो ये केस अभी कुछ दिन से चला आ रहा था. हम इसके बैकग्राउंड पे चल के समझेंगे कि हाउ हैज द कोर्ट अराइव्ड टू सच अ डिसीजन, टू सच अ ऑर्डर और डिक्री. एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, एक डिक्री, एक ऑर्डर आई है जहां पे कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, हमारी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए, हम पिटिशनर्स को किसी स्पेसिफिक कंडीशन में डायरेक्ट डिवोर्स की अनुमति दे सकते हैं विदाउट देम फेसिंग द 6 to 18 months का कूलिंग पीरियड, जो यूजुअली हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में जो एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है फॉर द कपल हु आर सीकिंग डिवोर्स, राइट, इन द फैमिली कोर्ट्स. तो एपेक्स कोर्ट ने कहा कि हम 142 आर्टिकल की पावर को एक्सरसाइज करके इस डिसीजन पे आए हैं. सो 5-judge bench of Supreme Court held that it can exercise its powers under Article 142 of the Constitution to directly grant a decree of divorce to the consenting parties in cases of irretrievable breakdown of marriage without referring the parties to a family court where they must wait for 6 to 18 months for a decree of divorce by mutual consent. So यही बात हुई कि irretrievable breakdown of marriage एक ऐसी मैरिज जहाँ पे दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्रूएल्टी या मेंटल प्रेशर या मेंटल ट्रॉमा से दोनों पार्टीज गुजर रही हूँ एक दूसरे की वजह से, एंड दैट मैरिज इज नॉट रिट्रीवेबल. ठीक है, उसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता है. every means and every ways out of the marriage has been closed. In that cases on the grounds of cruelty, अभी आगे देखेंगे हम, on the grounds of cruelty, this is the decision that Supreme Court has made कि उनको family court में भेजने के बजाय कि वो 6 से 18 महीने का टाइम या कूलिंग पीरियड ले, वहां पे हम उनको डायरेक्टली डिवोर्स देंगे, हम उन्हें अलाउ करेंगे. The court also held that it could waive the 6-month waiting period which is mandatory before a couple can approach a court seeking divorce by mutual consent subject to conditions. तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जो 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है डायरेक्ट कोर्ट पे को अप्रोच करने का, उस 6 मंथ के वेटिंग पीरियड को भी सुप्रीम कोर्ट ने वेव ऑफ किया है, जबकि वो 6 महीने का वेटिंग पीरियड मैंडेटरी होता है. This comes only days after a 2-judge bench of court said that irretrievable breakdown of marriage can be read as amounting to cruelty under the Hindu Marriage Act of 1955. ठीक है, and this can be clearly a ground of divorce. तो ground of divorce cruelty को देके, cruelty के basis पे हम ground of divorce को देख सकते हैं. This was the judgment जो आया था 27th April को, and today's judgment came that under Article 142 Supreme Court can exercise its power. Let's see first कि 27th April की जो judgment आई है या ruling आई है वो क्या आई है और वो केस क्या था. So the case was in which a couple who lived together only for 4 years in a marriage of 25 years. तो वो 25 साल की मैरिज में they live together only for 4 years and they are now separately living since many years. They had multiple litigations between them. The court held that a marriage which has broken down irretrievably, जिसको कि वापस प्रोक्योर या रिट्रीव नहीं किया जा सकता, इन आवर ओपिनियन स्पेल्स क्रुएल्टी टू बोथ द पार्टीज. तो ऐसी मैरिज जिसको रिट्रीव नहीं कर सकते, ये दोनों पार्टीज के लिए क्रूअल बिहेवियर होगा. हम दोनों पार्टीज को क्रुएल्टी की प्रैक्टिस करते देखेंगे. एज इन सच अ रिलेशनशिप ईच पार्टी is treating the other with cruelty. It is therefore a ground for dissolution of marriage under section 13 clause 1 subclause IA of the act. तो section 13 को रेफर किया गया है यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में, और क्रूएल्टी को एज अ ग्राउंड मेंशन किया गया है. ऑल्दो क्रूएल्टी, अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, अभी हम आगे देखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो वहां पे भले ही इररिट्रीवेबल मैरिज
कोई ग्राउंड नहीं है. स्टिल लुकिंग एट दिस केस जहाँ पे 25 years की मैरिज में द कपल ओनली स्टेड टुगेदर, ओनली लिव टुगेदर फॉर 4 years एंड दे हैव बीन सेपरेटेड for rest of the years for 21 years and they are only treating each other with cruelty. तो cruelty के grounds पे यहाँ पे इनको divorce grant किया गया. And it said that the court said though irretrievable breakdown of marriage may not be a ground for dissolution under the Hindu Marriage Act but cruelty is. ठीक है, तो HMA हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में भले ही इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन एक ग्राउंड नहीं होगा बट क्रुएल्टी जरूर एक ग्राउंड होगा. नाउ इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स. एक मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स inter alia on the ground when other party has after the solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty. So it has been stated by the court again कि a marriage can be dissolved by a decree of divorce. एक divorce के order के through, court order के through किसी भी marriage को हम dissolve कर सकते हैं if inter alia means among the other things on the ground when the other party has after the solemnization of marriage means with all the religious ceremony that happens to unite the marriage treated the petitioner with cruelty. ठीक है, तो अगर एक पार्टी in a marriage if one party puts a petition, if he's a petitioner and if he pleads to the court that among the other things the other party has treated me with cruelty, तो इस मैरिज को डिसॉल्व करना ही would be better. And in the court also said in our considered opinion marital relationship which has only become more bitter and acrimonious over the years does nothing but inflicts cruelty on both the sides. This broken marriage alive would be doing injustice to both the parties, said the bench in its 27th April ruling. तो 27th को भी कोर्ट ने यही कहा, बिल्कुल बेफिजूल है. It wouldn't be good or it wouldn't be happening or it wouldn't be better to keep such kind of marriage alive on the basis of cruelty. तो अगर हम current procedure की बात करें, what is the current procedure for getting a divorce under Hindu Marriage Act? तो Hindu Marriage Act के अंदर section 13B है that provides the provisions for getting a divorce. Section 13B states that the procedure to obtain a divorce by mutual consent is laid down. तो mutual consent से आप divorce कैसे ले सकते हैं, कैसे apply कर सकते हैं, this provision is laid down. And section 13B clause 1 states that both the parties can file a petition for dissolution of their marriage by presenting a decree of divorce to the district court on the grounds that they have been living separately for a year or more than a year they have not been able to live together or have mutually agreed to dissolve their marriage. So basically section 13B and section 13B clause 1 it provides for the dissolution of marriage on the grounds that the couple are not living together since last 1 year or more than that, or they have mutually decided to dissolve their marriage. राइट, तो म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स सीक करने का प्रोविजन है दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 13B. एंड फर्दर सेक्शन 13B क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट states that both the parties seeking the divorce have to wait in between 6 to 18 months. Now this is the concern जो आज की रूलिंग में आया है. We'll discuss upon that. So according to Hindu Marriage Act and section 13B clause 2 of it states that both the parties have to wait for 6 to 18 months from the date on which they presented their petition to obtain the divorce decree. तो जिस दिन से उन्होंने पिटीशन फाइल किया है डिवोर्स का, उस दिन से लेके 6 से 18 महीने तक इन दोनों पार्टीज को वेट करना होगा अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट. एंड द 6-month पीरियड इज गिवन so that the parties have ample time to withdraw their plea. So basically 6-month time is a cooling period in between them to withdraw their plea if they are having a change of mind, right?
after the passage of the mandated period, that means 6 months, and hearing both the parties, if the court is satisfied, it may conduct an inquiry and pass a decree of divorce dissolving the marriage with effect from the date of the decree. However, these provisions apply when at least 1 year has elapsed since the marriage took place. All in all, what the law is trying to say, what the act is trying to say is, अगर जो mandated period है, the mandated cooling period is 6 months, जो कंपल्सरी पीरियड है आफ्टर फाइलिंग द पिटिशन, उस दिन से लेके 6 महीने का जो मैंडेटरी पीरियड है, इफ दैट पीरियड हैज पास्ड and after hearing both the parties, if the court is satisfied, it may conduct an inquiry and pass a decree of divorce. It may pass an order, an official statement to grant the divorce to these parties. लेकिन ये प्रोविजन तभी अप्लाई होगा अगर उनकी शादी को हुए 1 साल हो चुके होंगे. सो एटलीस्ट 1 year हैज टू बी पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ देयर मैरिज, तभी उन्हें ये डिवोर्स, ये डिक्री अलाउ या ग्रांट की जाएगी. एंड एडिशनली डिवोर्स कैन बी सॉट बाय ईदर स्पाउस ऑन ग्राउंड्स लाइक, अच्छा क्या क्या ग्राउंड्स हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में ग्राउंड्स मेंशन्ड है, उनको देख लीजिए. ग्राउंड्स लाइक अडल्ट्री, cruelty, desertion, religious conversion, insanity, leprosy, venereal disease, renunciation and presumption of डेथ. तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन है कि किन ग्राउंड्स पे हिंदू मैरिज एक्ट डिवोर्स जो है अलाउ करता है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन टू विच द कोर्ट टुडे बाय 1st May, थ्रू 1st May's ruling, today's ruling, the court has answered this question, that is, can the process happen quickly in certain cases. तो कुछ exceptional hardship या depravity cases में divorce petition may be allowed under section 14 even before the lapse of 1 year since marriage. तो क्योंकि हमने अभी देखा हिंदू मैरिज एक्ट में क्लियरली सेक्शन 13B क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि मैरिज को हुए 1 साल हो जाना चाहिए, 1 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी डिक्री ऑफ डिवोर्स वुड बी ग्रांटेड. राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट क्लियर्ड दैट कुछ एक्सेप्शनल हार्डशिप या ऐसी सिचुएशंस में ये वाली जो कंडीशन है ये वेव ऑफ की जा सकती है अंडर सेक्शन 14. और जो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, द 6 month वेटिंग पीरियड अंडर सेक्शन 13B clause 2 of Hindu Marriage Act, this can also be waived by filing an exemption application before a family court in a motion for the court to pass a decree of divorce. So basically 6 महीने का कूलिंग पीरियड ये भी वेव ऑफ हो जाएगा अगर फैमिली कोर्ट में हम एक एग्जेम्पशन का एप्लीकेशन फाइल करते हैं while the family court is moving towards the Supreme Court. ठीक है, तो 6 month का वेटिंग पीरियड भी वेव्ड ऑफ हो जाएगा एंड ऑल्सो जो 1 साल का लैप्स होना चाहिए दैट ऑल्सो कैन बी एग्जेम्प्टेड. अब 2021 में there was a ruling in अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा where there is a chance of reconciliation however slight, the cooling period of 6 months from the date of filing divorce petition should be enforced. However, if there is no possibility of reconciliation, it would be meaningless to prolong the agony of the parties to marriage. Basically 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू कहा कि अगर वापस मिलने का, if there is a slight chance of negotiations या मेल मिलाप या to bring the two sides together, if there is a slight chance of reconciliation, the cooling period of 6 months from the date of filing divorce should be enforced. तो cooling period जो है उसको enforce करना चाहिए अगर थोड़ा भी chance है for them to negotiate or for them to patch up together. However, if there is no possibility, अगर बिल्कुल possibility नहीं है तो reconciliation के enforcement को लेके या reconciliation के cooling period के enforcement को लेके things would be meaningless. ठीक है, तो चीज़ों को prolong रखना या
रिकॉन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी में कूलिंग पीरियड को बढ़ावा देना वुड बी मीनिंगलेस इन सच अ मैरिज. सो इफ द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन इरिट्रीवेबली, मतलब अगर उस मैरिज को वापस रिट्रीव करना इम्पॉसिबल है, इन दैट केस the spouses have been living apart for a long time, unable to reconcile their differences, and then they mutually decide to part. It is better to end marriage to enable both spouses to move on with their lives. This is what the court said. अगर reconciliation की कोई possibility है ही नहीं, if it is next to impossible, and if their marriage has broken down irretrievably, that means if the retrieval of marriage is not at all possible in any circumstances, in that case दोनों spouses को पूरा हक है. They have all the right to part ways, to move on in life and to live happily, right? तो ये this is what the court said on 27th. Now क्या issues हैं? What are the issues with current process for divorce? तो अभी जो issues हैं वो क्या चल रहे हैं, या आज की जो रूलिंग में कोर्ट ने क्या कहा आर्टिकल 142 के रेफरेंस में. लेट्स हैव अ लुक. सो पार्टीज कैन अप्रोच फैमिली कोर्ट फॉर इनिशिएशन. बेसिकली जो रूल है वो ये है कि अगर आपको डिवोर्स का इनिशिएशन फाइल करना है, यू हैव टू मूव टू द फैमिली कोर्ट इन योर डिस्ट्रिक्ट फॉर द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. This process is often time consuming and lengthy owing to a number of similar cases pending before such courts. क्योंकि इतने सारे courts family courts में pending चल रहे हैं, this process is very lengthy and very time consuming. So if the parties wish to opt for divorce more expeditiously, अगर उन्हें बहुत बिना समय गवाए अगर उन्हें डिवोर्स फाइल करना है, उन्हें डिवोर्स सीक करना है, they can approach the Supreme Court under Article 142 for the dissolution of their marriage. So instead of approaching the family court, instead of approaching the family court of their district, they can directly approach to the apex court. They can directly move to the Supreme Court and seek divorce, file the case for dissolution of their marriage. Now what does Article 142 says? Let's have a look. अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया करंट अफेयर्स और हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो आर्टिकल 142 says that Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree, order, official statement, such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament. Initially, this provision gives the country's top court wide powers to do complete justice in a case before it. So basically 142 आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में, अपनी जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा मैटर, कोई ऐसा केस उठा ले जो कि किसी के जस्टिस पे सराउंड कर रहा हो और उसको कंप्लीट जस्टिस देना इमीडिएट इफेक्ट के साथ बहुत नेसेसरी हो गया हो, एंड द केस इज पेंडिंग. इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है. तो अब ये जो आर्टिकल 142 के थ्रू जो डिवोर्स सीक किया गया 2014 में, उस केस के बाद से 142 की पावर्स या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स अंडर आर्टिकल 142 स्टार्टेड रूटिंग. सो व्हाट वाज द केस दैट द सुप्रीम कोर्ट रूट अंडर आर्टिकल 142? बेसिकली इन 2014 एक केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में ऑन द नेम ऑफ शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, जहां पे both these parties sought divorce under Article 142, stating that their marriage had irretrievably broken down. तो they stated that एक mutual डिसीजन पे वो दोनों पहुंचे, दोनों पार्टीज पहुंचे, एंड दे स्टेटेड दैट देयर मैरिज हैज irretrievably broken down, which can't be retrieved. So this is one of the legally recognized grounds. ठीक है, irretrievable marriage is one of the legally recognized grounds for divorce available to both the husband and the wife. In a recent Supreme Court judgment in the Shri Rakesh Raman versus Kavita case, the court said irretrievable breakdown of marriage can be read under the grounds of cruelty under section 13
ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो हमने स्टार्टिंग में देखा। ये पूरा केस, आज का जो पूरा केस है, इस केस का नाम है राकेश रमन वर्सेस कविता का केस, जहां पे कोर्ट ने यही कहा कि अगर इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स पे डिवोर्स सीक किया जा रहा है, इन दैट केस ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड करती है कि हम मैरिज को डिसॉल्व कर दें विद इमीडिएट इफेक्ट। And in the present case, court granted divorce to the party using its article 142 powers। तो बेसिकली आज की रूलिंग में इन्होंने 142 आर्टिकल के अंदर में दी गई पावर्स को, जो कि सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेट पावर देती है कि इन केस जहां पे कंप्लीट जस्टिस देना नेसेसरी हो गया है, बिकॉज बोथ दीज पार्टीज आर ओनली हार्मिंग ईच अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी। इन दैट केस providing necessary justice, providing complete justice is very mandatory. So using its powers under article 142, Supreme Court granted the divorce. However, there is a catch. एक catch है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि question of whether it can directly grant divorce under article 142 without referring the parties to a family code would still remain open. That means कि क्या फिर तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, एंड फिर तो पीपल विल ओनली सीक टू सुप्रीम कोर्ट, right? They'll only approach to Supreme Court. They won't be moving to the family courts first. So this question still remains open कि whether people can directly move to the Supreme Court, or whether Supreme Court can directly grant divorce under Article 142 without referring the parties टू द फैमिली कोड। जो 6 से 18 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जो 6 से 18 महीने का पीरियड दिया जाता है उन्हें ताकि वो विड्रॉ करें अपनी प्ली को, वो फैमिली कोर्ट का मूवमेंट जो सुप्रीम कोर्ट या फॉर दैट मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोवाइड करती है, तो वो दैट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स ओपन। And this was done in light of multiple similar petitions pending before the top court on the same question। तो ऐसे ही कई सारे petitions pending हैं जो 142 के अंदर में डिवोर्स सीक करना चाहते हैं, ऐसे कई सारे petitions एपेक्स कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, और इसी लाइन पे क्वेश्चन को उठाते हुए दिस क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स ओपन कि क्या बिना फैमिली कोर्ट को रेफर किए सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्टली सीक द डिवोर्स। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स ओपन। एक कंक्लूसिव ऑर्डर, एक कंक्लूसिव क्लैरिटी अभी भी चाहिए इस केस के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो हैविंग लॉन्ग पेंडिंग केसेस, तो इट वुड बी रियली cumbersome, it would be really pressurizing for the apex court to deal with such cases on a very large basis। ठीक है, तो दिस रिमेन्स ओपन। लेकिन ऑल इन ऑल इस पूरे आर्टिकल में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंदू मैरिज एक्ट का थोड़ा सा, जहाँ पे सेक्शन बी क्लॉज 1 एंड सेक्शन 13B क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में क्या क्या स्टेटेड है, और दूसरा आर्टिकल 142, राइट। सो दिस वाज इट फॉर दिस वेरी ह्यूज रूलिंग आउट, जो 2-3 दिन से, पिछले एक हफ्ते से चीज़ें चल रही थी, एंड रेफरिंग बैक टू द 2014 केस। So for this article, it is important for us to note down about the Hindu Marriage Act and about the Article 142 of Indian Constitution, right? So this was it. Thank you, and I'll see you in the next video.